नमस्कार। मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कथक और क्लासिकल डांस को देश और विदेश में ख्याति दिलवाई। न सिर्फ खुद ने 10,000 से अधिक बच्चों को तैयार किया, साथ ही अपने अलग अलग अंदाज और अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से इस कथक नृत्य को एक बार फिर युवा लोगों में ख्यात करवाया। हमारे साथ हैं गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर जी। रागिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी जी इंडियाज गॉट टैलेंट में विजेता भी रही हैं, देशों में भी कई स्टेज परफॉर्मेंस दिए हैं। वे जब मंच पर होती हैं अपने शिष्यों के साथ तो ऐसा लगता है कि नृत्य वे नहीं, पूरा मंच नृत्य कर रहा है। हम रागिनी जी से बात करेंगे। रागिनी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक अलग अंदाज के कारण जानते हैं। कथक नृत्य जो एक पारंपरिक नृत्य कहा जाता था, पूरा प्राचीन है, लेकिन उसमें नए तरीके से जो आपने प्रयोग किए उससे काफी लोग प्रभावित। वो कैसे आपको? अहमद सर, एक्चुअली में शुरुआत जब मैंने डांस के लिए की थी तो मुझे लोग कहा करते थे कि आपका जो कथक है बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है और हमको इसमें मतलब ऐसे कुछ डेप्थ नहीं दिखती है, ना हम समझ पाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नृत्य क्या है। नृत्य वो चीज़ है जो आसपास की हर चीज़ नृत्य करती है। तो फिर बाद में जब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक जो एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसको मैं अगर सब्जेक्ट लेके वर्क करूं और उसके साथ मतलब परंपरा के साथ एक प्रयोग को यदि महत्वता दी जाए तो बहुत सुंदर बन पड़ेगा। बस ऐसे धीरे धीरे चलता रहा और फिर मैंने सबसे पहले अपनी कोरियोग्राफी की कलर्स ऑफ लाइफ। इसमें जीवन के शुरुआत से, जन्म से लेके तो मृत्यु तक का मैंने सफ़र इसमें बताया और लोगों को बहुत पसंद आया। ये है 97 की बात है और तब लोगों ने बहुत उसे पसंद किया। उसके बाद में छोटे छोटे सब्जेक्ट जिसपे मतलब जो करंट सब्जेक्ट है, जैसे जो भी हमारे सिनेरियो चलता है देश का, उसके ऊपर मैं कोशिश करने लगी और मेरा सब लोगों ने आशीर्वाद दिया मुझे। शुरुआती दौर में जब आपने ये प्रयोग करना शुरू किया तो मोटो क्या था कि जो लोग दूर जा चुके हैं कथक से या क्लासिकल डांस से, उन्हें जोड़ने का तो कैसे इस तरह से कड़ी जुड़ती गई, किस तरह से लोगों का आपके साथ जुड़ाव रहा? एक्चुअली में शुरू से मेरा ये रहा कि मेरे जो कथक है उसको हर कोई लेमैन भी पसंद करे। मतलब उसके लिए किसी को उसके लिए समझ होना ज़रूरी नहीं है कि वो समझे तभी वो कथक समझ सकता है। तो मुझे कथक को बहुत प्रभाव में देना था, उसका प्रभाव मुझे बताना था। तो इसलिए मैंने ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट चुन के सब लोग को जोड़ने की कोशिश की। जो भी स्टोरी होती है तो हम हर व्यक्ति जुड़ना पसंद करता है। तो धीरे धीरे मेरी स्टोरी से सब लोग जुड़ते गए, ऐसे कारवा बनता गया। और आज किस तरह के बदलाव, छोटे छोटे बदलाव किस तरह से किया आपने कि इस ट्रेडिशनल कथक से जो लोग दूर हो चुके थे वो एक बार फिर कथक की हो रहा है? मतलब किस तरह छोटे छोटे जो चेंजेस वो क्या थे जिससे लोगों को प्रभाव पड़ा? देखिए, मैंने लाइट पे काम किया, साउंड पे काम किया। साउंड के साथ में मैंने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया। जनरली मैं बहुत पढ़ना पसंद करती हूँ। तो जब मैंने सब्जेक्ट पे काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये चीज़ इजीली लोगों से कनेक्ट हो सकती है। तो मैंने मास में जाके देखा कि वहाँ वो किस चीज़ को पसंद करते हैं। जिस चीज़ को पसंद करते हैं उस चीज़ को मैंने पहले हाईलाइट किया और उसके साथ भी मैंने काम करके लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश। क्या कारण रहा कि लोग इससे दूर हुए? क्योंकि कथक अपने आप में एक कलरफुल विधा है, इसकी भाव भंगिमाएं हैं, नृत्य है, बहुत कलरफुल लगता है। यदि आप मंच पे देखते हैं तो आपको बहुत आनंदित करता है। लेकिन फिर भी लोगों का रुझान उसकी ओर क्यों नहीं था? क्यों लोग कटे इसके? ये इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण ये भी कह सकते हैं कि उसकी जटिलता, जो शास्त्र की जटिलता थी वो मतलब बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग स्टेज में भी उस जटिलता को प्रस्तुत किया करते थे तो लोगों को उतना कनेक्शन नहीं बैठ पाता था। और जैसे कोई भी दृश्य कला होती है तो उससे जब तक कि दर्शकों का जुड़ाव नहीं होता है, लोगों का जुड़ाव नहीं होता तो उस कला में एक रस भी नहीं मिल पाता है, मतलब एक आसक्ति भी इन्वॉल्वमेंट जो होता है। अगर हम प्रोग्राम दे रहे हैं और सामने वाला हमें इन्वॉल्व होकर रिस्पॉन्स कर रहा है तो हमारी एनर्जी, हमारी जो गति वो दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो यही सोच के मैंने मतलब नए प्रयोग किए और लोगों ने बहुत पसंद किया। देश और विदेश में कई प्रोग्राम किए। जैसे अभी मैंने सबसे पहली बार बताऊं तो इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद मैंने बॉस्टन से और हमारे इटली से हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिनका हमें बहुत प्रतिसाद मिला। और आज एट प्रेजेंट नादयोग में बॉस्टन, कनाडा, ह्यूस्टन,
फिर आप देख लीजिए कैलिफोर्निया, मलेशिया, सऊदी अरबिया और इंडिया में ऑलमोस्ट मतलब जो स्टेट है हमारे वहाँ से बच्चे आते हैं, जिसमें सबसे फेमस है मेरा विशाखापट्टनम, मुंबई, गुजरात और लेह लद्दाख से भी काफ़ी सारे लोग हैं, कश्मीर से काफ़ी सारे लोग हैं। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया हम लोगों ने देश और दुनिया में नाम रोशन कोशिश की किया है। आपने, और बच्चे वहाँ से आपके पास सीखने भी आते हैं। इन बच्चों को मैंने सुना है कि आप गोद लेते हैं, फिर प्रशिक्षित करते हैं, उसको सालों तक सहेजना, लोगों को सिखाना, ये किस तरह का कंसेप्ट है और शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? क्या बात है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली इसकी शुरुआत यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं कथक सीखूं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी थी और इतने साउंड फैमिली से मैं नहीं थी कि हमें उस तरीके का घर में सुविधा मिल जाए। तो जो स्ट्रगल मैंने किया है, जो स्ट्रगल मतलब मुंबई पूना जाके वहाँ सीखना, वहाँ रहना, फिर यहाँ सर्विस करना, तो ये जो जद्दोजहद मैंने की है, मुझे नहीं लगता कि लाइफ में हर कोई जद्दोजहद एक आर्टिस्ट के नाते पे कर सकता है। तो ये सोचिए कि जो एक अच्छी कला है कहीं दम ना तोड़ दे। मतलब हर व्यक्ति मतलब बोला नहीं चाहिए हर आर्टिस्ट मेरे से जिद्दी नहीं होता है। तो मैं जिद की बहुत पक्की हूँ, अगर मैं एक बार ठान लेती हूँ तो फिर दुनिया की ताकत मुझे कोई रोक नहीं सकती उस चीज़ के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट जब मैंने देखा कि मेरे लाइफ में तब प्रॉब्लम था, तो मैं आगे की जनरेशन को वो प्रॉब्लम ना देते, बहुत सारी जिंदगियां हाँ, इस तरह की समस्याओं से कला पे जूझती कॉन्सेंट्रेट होगी। करें, बाकी बिल्कुल। चीज़ों से जद्दोजहद ना करें और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए। यही मेरा लाइफ का मैंने मोटो बनाया और मेरा इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीतने का भी यही उद्देश्य था कि मैं आगे इन फ्यूचर में अपने मध्य प्रदेश में भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा के एक सुंदर सा एक गुरुकुल का निर्माण करूं, और अभी वो चल रहा है। बस यही कितने बच्चे अब तक सीख चुके हैं आपसे, मतलब शुरुआती दौर से लेके आज की तारीख तक यदि बात करें तो कितने बच्चों को आप कथक सिखा चुकी हैं, कितने बच्चे स्टेज परफॉर्म कर चुके हैं, कितने सीख के आप दूसरों को सिखाने की स्थितियों में? क्या बात है। हमें सर अगर बोलना चाहे तो मैं अभी तक 10,000 बच्चों को सिखा चुकी हूँ पूरे वर्ल्ड का। मैं मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी वर्ल्ड का टूर कर चुकी हूँ और क्लास 7th 8th से मैं सिखा रही हूँ। जब मैं अपने गुरु के यहाँ थी तब से मैंने अपने शिक्षा देना शुरू किया, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी गुरु मुझे सिखाने के बाद बोलते थे अपने स्टूडेंट के कि इसको भी सिखाओ। तो तब से मेरी शिक्षा मतलब सिखाना शुरू, हाँ। और उसके बाद टचवुड ये चलता आ रहा है और बोलना चाहिए कि मुझे सीखना और सिखाना दोनों बहुत अच्छा है। आज भी मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, जैसे मैं कोई भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सीखती हूँ। कोई भी ऐसा गैजेट जो मुझे नहीं याद होता तो मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। नृत्य के अलावा टेक्निकल चीजों पे भी ज्यादा इंटरेस्ट और है। दूसरी बात की जैसे डांस है, तो डांस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि आसपास के लोगों को भी सिखाते हुए चलना चाहिए। तो वो धीरे धीरे मेरा एक सिलसिला चलता जा रहा है और अभी स्टिल भगवान का आशीर्वाद। डॉक्टर रागिनी मक्खर वैसे तो पंजाबी फैमिली से है, हाँ जी। देखा जाए तो पंजाबी फैमिलीज और कथक इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो कैसे इसकी तरफ रुझान कैसे हुआ? जब स्ट्रगल भी था तो कथक सीखने की तरफ रुझान कैसे हुआ, और क्या कोई पारिवारिक दिक्कतें आई उस समय जब शुरुआत की आपकी? पारिवारिक दिक्कतें तो बहुत आई। बोलना चाहिए कि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, हमारे 7 पुश्तों में कथक नहीं हुआ, ये बात सच है। लेकिन मेरी मदर वॉज वेरी कीन टू अबाउट इट कि मुझे कथक सीखना चाहिए, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि नेशनल एक दूरदर्शन हुआ करता था, अभी भी है, तो उस पर नृत्य का राष्ट्रीय प्रसारण प्रोग्राम आता था, उसमें कथक और वैसे भरतनाट्यम मतलब क्लासिकल दिया जाता। तो मेरी माँ बड़ी गौर से देखा करती थी उसे, और मेरी माँ का एक ही सपना था कि मेरी बेटी कथक आर्टिस्ट बने। तो उन्होंने मुझे ले जाके सितारा देवी की शरण में, उन्हें कथक की रुचि थी? हाँ, उनको कथक की रुचि, उनको समझता कुछ नहीं था, लेकिन उनको था कि मेरी बेटी जब भी डांस करे तो ऐसा कोई डांस न करे, परंपरा को लेके डांस करे, जिससे वो भारत के काम आ सके, देश के काम आ सके, प्रदेश के काम आ सके, किसी बच्चों का जीवन बना पाए। तो उन्होंने एक संस्कृति परंपरा की ओर मुझे मोड़ने की कोशिश की, और 2.5 साल की एज में मैंने सितारा देवी से डांस सीखना स्टार्ट किया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट की। गुरु के बिना तो वैसे भी सारे ज्ञान अधूरे हैं, मतलब किसी भी फील्ड में यदि आपको आगे जाना है या आपको तरक्की करना है तो बिना गुरु के संभव नहीं है। और सितारा देवी ने ही आपको तैयार किया। कैसे उनके टच में आए, किस तरह से उन्होंने प्रशिक्षण दिया, कैसे आगे बढ़ी कहानी? मैं मुंबई में थी तब सितारा देवी के पास मेरी माता मुझे लेके गई और वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद समय बीतता गया, फिर मैं भरत आचार्य जी के पास गई, वहाँ मैंने साउथ में सीखा कुछ। उसके बाद पंडित सुरेश तलवलकर जी का सानिध्य मुझे मिला। फिर उसके बाद मुझे क्षमा भाटे जी, गुरु पंडित क्षमा भाटे जी का सानिध्य मिला।
फिर मैंने स्थिति ऐसी आई कि मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा, तो मैंने बीए उज्जैन से किया, तो वहाँ मुझे पंडित राजकुमार ठोला जी का सानिध्य मिला। फिर उसके बाद लगा कि बीए के बाद तो एमए जरूर करना, तो डैडी ने पूछा एमए करोगी? मैंने बोला एमए करना है। तो बोले ऐसे तो अपने खानदान में किसी ने किया नहीं। मैंने कहा जो नहीं करना चाहते तो मैं तो करना चाहती हूँ। डैडी बोले कि बड़ा टफ टास्क है तुम्हारे लिए। तो फिर मैंने कोशिश करके इंदौर में एडमिशन लिया और यहाँ सुचित्रा हरमकर मैडम और सुधा सिंह, गुरु पंडिता सुधा सिंह मैडम के साथ में सफर कहाँ से कहाँ तक है, इंदौर, मुंबई, पुणे और पता नहीं कहाँ पर। इंदौर की नगरी से आप मिनी मुंबई से मुंबई की माया नगरी तक भी पहुंचे। इंडियाज गॉट टैलेंट में आपने पार्ट लिया और वहाँ विजेता भी रही। वहाँ से किस तरह का बदलाव हुआ? आपकी लाइफ की बात करें तो टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ है सर। मतलब उसके बाद मेरी लाइफ के कलर्स चेंज हो गए। जो पहले मैं कहती थी, लोग मेरी बात नहीं मानते थे, मेरी चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन उसके बाद हर व्यक्ति मुझे सुनना पसंद करता था। मतलब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो अगर सब लोग बोल रहे हैं और मैं थोड़ा सा अगर धीरे से बोलती हूँ तो सब लोग को पिन ड्रॉप साइलेंट होता था उधर मेरी बात सुनने के लिए। तो जब बात सुनने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट होता था तो देखने के लिए बिल्कुल बहुत भीड़ होती थी। और आज भी लोगों का प्यार, इतना सम्मान मिल रहा है रियली। मैं एक बात आपके चैनल से बोलना चाहूँगी कि जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैंने जीता है वो मेरा अकेले का अवार्ड नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का और उन सब आर्टिस्ट लोगों की मतलब समर्पण का वो इनाम है जो सब लोग के लिए है। वो मेरे अकेले का नहीं है, आप सब लोग की जीत है, वो हम सब लोग की जीत है वो। नाद योग किस तरह का आगे का प्लानिंग लेके चल रही हैं आप? इस संस्था को लेके कहाँ आगे बढ़ना चाहती हैं? बच्चों को प्रशिक्षण किस तरीके से देना चाहती हैं? यदि बच्चों को यदि गोद ले रहे हैं आप तो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था किस तरह का प्लानिंग है? नादयोग गुरुकुल अभी है हमारा, जो उसी की एक अगली पीढ़ी आ रही। नादयोग गुरुकुल हमारा रेसिडेंशियल भी आ रहा है। तो मेरा सपना है कि हमारा मध्य प्रदेश का पहला रेसिडेंशियल वो गुरुकुल होगा जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा में बच्चे रह के कथक नृत्य की और संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा कहते हैं ना कि नृत्य सीखने के लिए संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कार पे ही शिक्षा की नींव खड़ी होती है। बगैर संस्कार के शायद शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। तो वो शिक्षा और संस्कार हमको उस गुरुकुल में ही मिल सकते हैं। तो यही मेरा सपना है कि अभी जो नादयोग गुरुकुल बन रहा है वो गुरुकुल कलाग्राम से नाम से वो प्रसिद्ध होगा या जाना जाएगा। तो अभी इंदौर में ये पहला ही कंसेप्ट होगा मेरे? हाँ, इंदौर में नहीं, पूरा हाँ बोलना चाहिए इंडिया का, मतलब मध्य प्रदेश का तो पहले ही कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया में भी उस तरीके की सोच अभी तक किसी ने रखी नहीं है। क्योंकि मैं उसको वैदिक रीति से उसको अंजाम देना चाहती हूँ कि वैदिक परंपरा, वैदिक ज्ञान और वैदिक संस्कृति से भारतीय नृत्य की शिक्षा अगर ली जाए तो वो उसमें कितना संस्कारित और कितना पल्लवित होगी। बिल्कुल, संस्कारों के माध्यम से ही हम नृत्य के सीढ़ी पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ गुरु डॉक्टर रागिनी मुखर्जी। रागिनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मृदुभाषी को इतना समय दिया। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी शख्सियत के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।